नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज तीन बहुत ही ज़्यादा स्टार्टलिंग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और आज जो डॉट्स हैं वो आपके ऊपर छोड़ूंगा, कनेक्ट आप करेंगे। क्योंकि न्यूज़ है जयशंकर जी की तरफ से, अजीत डोभाल की तरफ से और हमारे मोदी जी की तरफ से। तीन डिफरेंट लोग, तीन डिफरेंट मीटिंग्स और आउटकम एक है जो एक्सपेक्टेड है इन तीन मीटिंग से। दैट आई लिव इट ऑन यू। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे, आई फील देर इज समथिंग विच इज राइटन ऑन द वॉल। कुछ मैसिव है जो आ रहा है, तभी हमारी टीम ने पहले ही जो चेस के पीसेस हैं उनको मूव करना शुरू कर दिया। पहली बात ये, यू वोंट बिलीव कि जयशंकर जी इस वक्त कहां पर हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू विल नॉट बिलीव कि वो वहां पर करने क्या गए हैं। ग्लोबल ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ने 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया ईरान को कि बंदे का पुत्र बन जाओ। वैसे मुसलमानों को बंदे का पुत्र बनने के लिए बोल रहे हैं, नहीं हो सकता, हमको भी मालूम है। और साथ में बोल दिया कि 10 दिन के बाद मैं आपके एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं उड़ाने वाला हूं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो प्रैक्टिकली वॉर जोन बना हुआ है। एंड राइट इन द मिडल ऑफ ग्लोबल क्योस भारत के जो फॉरेन मंत्री हैं वो दिल्ली छोड़ के चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं फ्रांस में। कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, वही राहुल गंदगी जैसे लोगों ने, कि ये भाग गया क्राइसिस के टाइम पर। नहीं, ही इज प्लेइंग अ गेम जो वेस्ट कभी भी कॉपी नहीं कर सकता। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं जो इंटरनेशनल मीडिया या इंडियन मीडिया कंप्लीटली कवर ही नहीं कर रहा। जयशंकर जी सिर्फ पेरिस में एक रूटीन G7 की मीटिंग करने नहीं गए। और भाई, हम G7 के मेंबर नहीं हैं, हमें इनवाइट किया गया है कुछ पूछने के लिए और कुछ हमने इनको बताना था। ही वेंट देयर टू वेपनाइज इंडियाज मल्टी अलाइंड फॉरेन पॉलिसी। वो कैसे? फॉरेन जो ये अमेरिका की वॉरशिप्स हैं वो थ्रेटन कर रही हैं तेहरान को, आपको मालूम है। जयशंकर जी मीटिंग के जो बैकडोर चैनल्स हैं उनको एक्टिवेट करके जाते हैं। उन्होंने ईरानियंस की आंखों में आंखें डाल के बात करी और सिक्योर कर लिया एक इम्पॉसिबल, जितने भी हमारे कमर्शियल ऑयल के टैंकर्स वहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए थे उन सबको हरी झंडी दिलवा दी। एंड आवर शिप्स गॉट सेफ पैसेज, एक्सक्लूसिव पैसेज मिला है हमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। और ईरान की जो आर्मी है या जो नेवी है वो खुद उसको स्टीर अप कर रही है। अब ये सोच के देखिए कि विक्ट्री का स्केल कितना बड़ा है। पूरे दुनिया में हाहाकार है, शिप्स फंसी हुई हैं, यूरोप की शिप्स पैरालाइज हैं और इंडियन फ्लैग लगा हुआ शिप्स वो उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस कर रही है। और जयशंकर जी ने सिक्योर कर लिया हमारी इकोनॉमिक लाइफलाइन को। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट G7 कंट्रीज आस्क्ड जयशंकर जी। और भाई, तुमने ये काम किया कैसे है? और मुझे लगता है जयशंकर जी ने बोला होगा, तुम्हारे जैसे चरम चू जो होते हैं पंजाबी वाले, इनकी बात मैं नहीं सुनता हूं, इसलिए मैं ये सारे काम कर पाता हूं। दोस्तों, पहली बात यह है कि जयशंकर जी वहां पर यही बातें करने नहीं गए। वहां पर दो चीजें और डिस्कस की गई। वहां पर डिस्कस किया गया ईरान को, ईरान का फ्यूचर को, और जो ये रेडिकल एलिमेंट्स हैं, ये कौन से टेररिस्ट कंट्रीज हैं जो इनको जनरेट करते हैं, ये कहां से कॉकरोचों की तरह पैदा होते हैं, ये G7 में डिस्कस हुआ है। और वहां पर और कौन सी कंट्रीज हो सकती हैं? ऑफ कोर्स एक ईरान है और दूसरा पाकिस्तान है। बाकी आप डिसाइड कर सकते हैं कि हम राइट नाउ इन द मिडल ऑफ अ वॉर हम वहां पर एग्जैक्टली ये काम करने क्यों गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं, एक और चीज रिमाइंड करवाता हूं कि जब ऑपरेशन सिंदूर हमने शुरू करना था उससे पहले भी जयशंकर जी जितने भी बड़े कंट्रीज हैं उनमें पर्सनली गए या उनके फॉरेन मंत्रियों से बात करी और हमने उनको बताया कि पाकिस्तान कैसे एक टेररिस्ट कंट्री है जो टेररिस्ट को पालता है, परोसता है और दुनिया के जो बेहतरीन टेररिस्ट हैं वो सारे आपको पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। और जिन्होंने कोई दुनिया में कोई गंदे काम किए हो उनकी सबकी ट्रेनिंग कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान से मिलती है। हमने एंगेज तब भी किया था सारी लीडिंग कंट्रीज को इन द सेम वे जैसे हम आज कर रहे हैं। बाकी मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूं, कनेक्ट मैंने पहले बोला था, डॉट्स को आप करेंगे। बट ये तो सिर्फ एक डॉट है जो मैंने बताया आपको। अब दूसरा डॉट देखते हैं। सडनली एट द सेम टाइम जब जयशंकर जी कंट्री को छोड़ के बाहर जाते हैं, फ्रांस में बैठे हैं, उसी वक्त न्यू दिल्ली में वायलेंटली चीजें शिफ्ट होनी शुरू होती हैं। हमारे NSA अजीत डोभाल, ही गोज टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस टुडे और साथ में एक क्लासिफाइड ब्रीफिंग है जो उनके हाथ में है, बैटल डैमेज असेसमेंट फॉर ऑपरेशन सिंदूर।
फाइल के अंदर जो हमने डैमेज किया पाकिस्तान के अंदर, कि रात के अंधेरे में हमारी एयरफोर्स ने जो मैसिव डीप डाइव स्ट्राइक किया है पाकिस्तान के अंदर, कब? मई 2025 में, जहां पर हमने इनकी गंदी सी मस्जिदें, जहां पर सारे उग्रवादी ये पैदा करते हैं, उनको उड़ा दिया। इनके जितने भी एयरफोर्स के स्टेशन है हमने उड़ाए और उनको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि हमने तब क्या किया था। क्वेश्चन ये है कि ये उस वक्त एक फाइल जो क्लासिफाइड फाइल है उसे अब बाहर क्यों निकाला जा रहा है, और पुरानी बातें अजीत डोभाल मोदी जी के साथ करेंगे? ऐसा हो नहीं सकता भाई। एक आपने मिलिट्री स्ट्राइक पहले करी थी, उसके बारे में आज बात कर रहे हैं, या अगली जो स्ट्राइक करनी है क्या उसका एप्ट टाइम है, इसके बारे में बात हो रही है। पूरा वर्ल्ड ऑब्सेस्ड है मिडिल ईस्ट के साथ, एंड एट द सेम पॉइंट अजीत डोभाल जी मोदी जी के पास ऑपरेशन सिंदूर की फाइल लेके जाते हैं। करेक्ट? डॉट्स को आप कर सकते हैं, क्योंकि डोभाल जी और मोदी जी ये दोनों मास्टर टेक्टिशियंस हैं। वो प्ले करते हैं ग्लोबल चेस बोर्ड को एट द राइट टाइम। वॉशिंगटन एंटायरली कंज्यूम्ड है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया ईरान को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, हम पुरानी गलतियां नहीं करेंगे। फॉर 47 ईयर्स हमने इनको अलाउ किया उग्रवादी पैदा करने के लिए, और साथ में ये जो हथियार हैं मास डिस्ट्रक्शन के, ये भी हमने ही इनको अलाउ किया। अब काउंटडाउन मेरा शुरू हो गया है, 10 दिन का टाइम दिया है, ये उससे पहले पहले स्यापा ये खत्म करने वाला है डोनाल्ड ट्रंप, ये सबको मालूम है। यूनाइटेड नेशंस ऑलरेडी वो पैनिक कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं। किसी के पास टाइम नहीं है, ना मनी है ना बैंडविड्थ है कि वो देखें कि पाकिस्तान के ऊपर कौन क्या करने वाला है। अब पाकिस्तान के ऊपर, अगर पाकिस्तान के ऊपर हमारी फाइलें खुलनी शुरू हो गई तो पाकिस्तान क्या चुप करके बैठा है? नहीं, उनका आसिफ मुनीर वो भी बैठा है एक डार्क कमरे में, क्योंकि बिजली नहीं है इस्लामाबाद के अंदर। टोटल पैनिक है वहां पर। इकोनॉमी बैंकरप्ट हो चुकी है, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं टू हिस्टोरिकल हाइस। पाकिस्तान कैन नॉट इवन अफोर्ड फ्यूल, और फ्यूल इतना नहीं है आसिम मुनीर के पास कि वो अपनी गाड़ी में भी तेल डलवा सके। सुना है कि हो सकता है कल से वो साइकिल के ऊपर आसिम मुनीर चलाकर वो अपने ऑफिस में जाए। फाइटर जेट्स हैं या टैंक्स हैं, उनको मोबिलाइज करने के लिए तो इसके पास, बेचारे के पास तेल कहाँ होगा? वो सारा कुछ पैरालाइज्ड है। भारत देख रहा है एग्जैक्टली ये 10 दिन का जो विंडो है वो क्या है। दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है, एनिमी ब्रोक है, दिमाग से तो ब्रोक पहले से थे, अब जेब से भी ब्रोक हो चुके हैं। तेल उनको मिल नहीं रहा। इन्होंने अपनी नेवी भेजी थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, ईरान ने भगा दिया कि दोबारा आए तो डुबो देंगे। तो इंडिया इज लुकिंग एट द फाइल्स ऑफ ऑपरेशन सिंदूर वंस अगेन। अब मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ प्लानिंग है जो अजीत डोभाल जी ने मोदी जी के पास भेजी है, एंड इस बार जो होगा वो ब्रूटल होगा और फ्लॉलेस होगा। लेकिन दोस्तों ये मोदी जी के ऊपर है कि उसको हाँ करना है या नहीं करना। कुछ इफ्स एंड बट्स हैं इसमें, क्योंकि अमेरिका की जो फोर्सेस हैं वो ऑलरेडी बलूचिस्तान में लैंड कर चुकी हैं। एक एयरपोर्ट था जो चाइना ने रिसेंटली बलूचिस्तान में बनाया था, उसके अंदर ना तो कोई फ्लाइट आती है ना जाती है। वो एयरपोर्ट को अमेरिकन को दे दिया गया है। अमेरिकन फोर्सेज अगर बलूचिस्तान में बैठी होंगी, क्या उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर हो सकता है? आई डू नॉट नो। लेकिन मोदी जी के पास फाइल है हाँ या ना करने के लिए। लेकिन अजीत डोभाल जी का प्लान है बड़ा ही सिंपल। ऑलरेडी अफगानिस्तान से अटैक्स दोबारा से शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर, और इस बार जो होगा वो मैं पहले बोला आपको ब्रूटल होगा और फ्लॉलेस होगा। लेकिन जो हर एक मास्टर स्ट्रोक होता है उसके पीछे एक बैकअप प्लान होता है। इसके लिए अब आते हैं थर्ड डॉट के ऊपर। मोस्ट टेरिफाइंग डॉट है ये वाला। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी हिंट किया, क्या किया, कि जो कोविड के टाइम पर जो लॉकडाउन या रिस्ट्रिक्शंस थे, लॉकडाउन नहीं किया, रिस्ट्रिक्शंस थे, हमें उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। आज रात को वो इमरजेंसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सारे जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं भारत के, उनके साथ वो करने वाले हैं। लेकिन जो लॉकडाउन के अंदर जो लॉकडाउन लगा था वो तो किसी वायरस के कारण लगा था। इस बार नेशनल सर्वाइवल और फ्यूचर के लिए ये बातें हो रही हैं। आप प्लीज याद रखना, जो डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिन का क्लॉक दिया है, 10 दिन का विंडो है, जो करना कर लो। ये अल्टीमेटम ईरान के लिए है या बाकियों के लिए भी है, ये बाद में पता लगेगा। जियोपॉलिटिक्स में इशारा कहीं और होता है, काम कहीं और होता है। और अगर अमेरिका ने अगले 10 दिन में या 10 दिन के बाद अगर ईरान के ऊपर अटैक किया तो ग्लोबल एनर्जी जो मार्केट है वो उसमें आग लगने वाली है।
इंडिया इंपोर्ट करता है अपना 85% इंपोर्ट क्रूड ऑयल, ये आप सबको मालूम है। लेकिन हमारे पास 74 डेज का पेट्रोलियम रिजर्व पड़ा है, वो लॉक्ड है, और बाकी का नया तेल भी हमारे पास आ रहा है। पाकिस्तान के पास, आसिम मुनीर के पास अपनी गाड़ी में तेल डलवाने के लिए तेल नहीं है, वो क्या लड़ेगा हमारे साथ? जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स है, हमने भी पूरी कोशिश करी है कि उसे कभी भी पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट नहीं होने देना। पब्लिक उनकी पूरी पैनिक में है, और आपको मालूम है कि भारत के अंदर भी पैनिक शुरू करवा दिया राहुल गांधी ने, क्योंकि राहुल गांधी को मालूम है क्या आने वाला है। वो पाकिस्तान को बचाने के लिए बार बार यहाँ पर पैनिक क्रिएट करता है ताकि लोग सड़कों पे आएँ। वो पेट्रोल पंप्स के अंदर वो पेट्रोल भरवाना शुरू कर देते हैं, सिलेंडर्स को इकट्ठा करना शुरू करते हैं, ताकि डोमेस्टिक सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाए 24 घंटे के अंदर। मोदी जी 10 स्टेप्स आगे हैं। उन्होंने एक वेट नहीं किया कि क्राइसिस हमारे कंट्री में आएगा। पहले उन्होंने जयशंकर को बोला कि कुछ भी करो, हमारी शिप्स को मोबिलाइज करो। वो मोबिलाइज हो गई। उसके बाद उन्होंने टीम इंडिया को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। वो हर स्टेट को वो प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप राशनिंग शुरू करो फ्यूल की, ताकि अगर कोई भी, जिसको बोलते हैं कि कोई भी एक्शन होता है कहीं भी, तो पोटेंशियल रिस्ट्रिक्शंस नॉन एसेंशियल ट्रैवल के ऊपर हमने लगानी शुरू कर दी। साथ में हमने जो सप्लाई चेन्स हैं फूड के और ऑयल के और गैस के, फॉर मिलिट्री यूज हमने सिक्योर करना शुरू कर दिया। प्लीज डोंट फॉरगेट, मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि हमें अपनी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, फूड है, मेडिकल है और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स है, इसको सिक्योर करना है। वाई इज इट कि आज की डेट में ये वाले वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, और मोदी जी जो काम करने वाले होते हैं उसके क्यूज देते रहते हैं, आपको डॉट्स को जोड़ना पड़ता है। एक ऐसा इंसुलेशन बनाया जा रहा है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, ये दिखाने के लिए है, लेकिन पीछे कुछ और चीजों को सिक्योर किया जा रहा है। अब आप देखते हैं बिगर पिक्चर को, आप कनेक्ट कीजिए हर तीनों डॉट्स को। ये सीरीज ऑफ रैंडम इवेंट्स नहीं है, ये सिंक्रोनाइज्ड 3 डायमेंशनल एक मास्टर स्ट्रोक है। डॉट 1, जयशंकर जी अपना डिप्लोमेटिक लीवरेज यूज करते हैं, और जितने भी हमारी शिप्स फंसी हुई थी ऑयल की, वो ब्लॉक की हुई थी, वो सबको निकालते हैं। उसके बाद वो ब्रीफ करते हैं टेररिस्ट हब्स के कि कहां पे टेररिस्ट बनाए जाते हैं, ये कहां पे पैदा होते हैं, और कौन से कंट्रीज हैं जो इनको बनाते हैं। वो भी कब? जब पूरी दुनिया एक मिडल ऑफ द वॉर है, और वॉर इसलिए किया जा रहा है कि टेरर हब्स को डिस्ट्रॉय करना है। ईरान में अगर टेरर हब्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो अभी अभी तुलसी गुबार्ड ने भी बोला था कि पाकिस्तान भी उतना ही बड़ा थ्रेट है जितना ईरान है। परफेक्ट टाइमिंग है जयशंकर जी की टू फ्लाई टू फ्रांस, और वही कंट्रीज जो आज ईरान की ठुकाई कर रहे हैं, वहां पे जाकर हम पाकिस्तान की थोड़ी सी बात हमने करनी शुरू कर दी। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी हमने यही किया था। डॉट 2, डोवाल जी, वो ग्लोबल वॉर का जो ये पूरा धुंधला सा एक सिचुएशन है, उसको यूज कर रहे हैं परमानेंटली क्रश करने के लिए हमारा सबसे बड़ा जमांदरू दुश्मन, विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम इंटरनेशनल फोर्सेस। सारी इंटरनेशनल फोर्सेस उनकी कॉन्सेंट्रेशन है ईरान के ऊपर। किसी के पास टाइम नहीं है ये छोटे से गंदे से हरे रंग की कंट्री के बारे में सोचने के लिए। और डॉट नंबर 3, मोदी जी प्रिपेयर कर रहे हैं डोमेस्टिक पॉपुलेशन को एक रिस्ट्रिक्शंस के लिए, ताकि इंश्योर किया जाए कि भारत की इकोनॉमी ब्लीड ना करे। दूसरा, ये भी इंश्योर करना है कि जो हमारी आर्मी है उसे वो सारी चीज़ें मिलती रहें जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो आर्मी की सप्लाईज की। मोदी जी पर्सनली उन्होंने अपील किया था पार्लियामेंट में, कहा क्या बोला था कि हम सबको एक छोटी सी प्राइस पे करनी पड़ेगी इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स विच आर गोइंग टू कम। आपको लगता है मोदी जी कभी भी ऑयल या गैस की क्राइसिस के लिए पार्लियामेंट में खड़े होकर पूरे पॉपुलेशन को, पूरे कंट्री को ये मैसेज देंगे? डॉट्स आप जोड़ सकते हैं। मैं इतना ही बता सकता हूं आपको, ये भारत जो है अब साइड पे कॉर्नर पे बैठकर अब वो इशू नहीं करता स्टेटमेंट्स को, जैसे मनमोहन सिंह करते थे। देखिए जी, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया है, इनको बोले हमारे ऊपर अटैक ना करें। वो यूनाइटेड नेशन में इसी स्पीच में, इसी टोन में उस आदमी ने जाके अपील की थी। अब हम वेट नहीं करते, ना ही इश्यूज करते हैं स्टेटमेंट्स को, और ना ही वेट करते हैं कि एक तूफान हमारी तरफ आएगा। अब हम तूफान को डिच भी नहीं करते, अब तूफान हम क्रिएट करते हैं। हम अपनी सिक्योर्ड जो रिसोर्सेज है उनको सिक्योर कर रहे हैं, हम अपने दुश्मन को घर में घुस के डिस्ट्रॉय करते हैं, और अपने होमलैंड को,
अपनी ज़मीन को हम प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, ऑल एट द सेम टाइम। अगले 10 दिन दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूं, हिस्ट्री चेंज होने वाली है, बॉर्डर्स चेंज होने वाले हैं। अब हम स्पेक्टेटर नहीं रहे, नाउ वी आर द वंस हु आर राइटिंग द स्क्रिप्ट। और इस बार जो स्क्रिप्ट आएगी वो बहुत बड़ी होगी। ये जो 3 चीज़ें अभी पैरेलली चल रही हैं, कुछ है जिसकी प्लानिंग है, वो होगी नहीं होगी ये सिर्फ मोदी जी जानते हैं या भगवान जानता है, बट टाइम विल टेल व्हाट इज गोइंग टू कम, एंड व्हाट विल कम इज गोइंग टू बी लीथल, जो कभी भी हमारे दुश्मनों ने देखा नहीं होगा। बाकी कनेक्ट करने के लिए, डॉट्स के लिए मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।